हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट। इस टॉपिक को हम 3 भागों में कवर करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। 10-10 मिनट के लेक्चर होंगे और ये मैं दावा करता हूं कि फंडामेंटल राइट का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मौलिक अधिकार में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया। तो ये जान रखिएगा, यूएसए अमेरिका से कॉन्सेप्ट लिया गया फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट संविधान के पार्ट 3 भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। कहां से कहां तक? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट की बात की गई है। कौन कौन से फंडामेंटल राइट है तो ध्यान रखिएगा, भारत के मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट थे, 7 फंडामेंटल राइट थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक फंडामेंटल राइट डिलीट कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। तो अभी वर्तमान में फंडामेंटल राइट्स की संख्या है 6। ठीक, कौन कौन से फंडामेंटल राइट है? तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट है हमारा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। और ये समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक दिए हुए हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अंडर विच पार्ट। तो आंसर होता है भाग 3। क्वेश्चन पूछ लेगा फंडामेंटल राइट के आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो ध्यान रखिएगा ये आप मार के आ जाए 14 से लेकर 32 तक। आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक, सबसे इंपॉर्टेंट ये। और इसके बाद मैंने बताया कौन कौन से फंडामेंटल राइट। तो मैंने बताया पहला है समानता का अधिकार। कौन सा समानता का अधिकार? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। इसके बाद नंबर 2 राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 19 से लेकर 22 तक। इसके बाद आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो आईएएस ने 2017 में क्वेश्चन पूछा कि बताइए कौन से फंडामेंटल राइट शोषण के विरुद्ध, शोषण के लिए मतलब शोषण के विरुद्ध दिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन लिखा था ए आर्टिकल 21, बी आर्टिकल 22, सी आर्टिकल 23 और लिखा था ऑप्शन 1 ए बी सी, ऑप्शन 2 ओनली ए और बी, ऐसे लिखा हुआ था। तो आंसर क्या होगा? आर्टिकल 23 और 24 बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। ठीक है, इसके बाद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है 25 से लेकर 28। इसके बाद 29-30 आर्टिकल है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। और अंत में आपको दिया गया है उपचार, संवैधानिक उपचार, जो कि है आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट ये उपचार प्रोवाइड कराता है रिट जारी करके। ठीक है, देखते हैं कि मैंने यहाँ पर एक काटा हुआ है 31वां आर्टिकल। तो मूल संविधान में मैंने बताया 7 फंडामेंटल राइट थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और आर्टिकल 301 के अंतर्गत डाल दिया गया। तो इसका मतलब अगर पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं आता, लिख देगा ए ऑप्शन राइट टू इक्वालिटी, बी ऑप्शन राइट टू फ्रीडम, सी ऑप्शन राइट टू प्रॉपर्टी, डी ऑप्शन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो आंसर क्या होगा? राइट टू प्रॉपर्टी डू नॉट कम अंडर फंडामेंटल राइट। या फिर क्वेश्चन पूछ ले राइट टू प्रॉपर्टी इज विच टाइप ऑफ राइट, संपत्ति का अधिकार आपका कैसा अधिकार है? तो यह आपका वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपका लीगल राइट भी हो सकता है, लेकिन यह आपका फंडामेंटल मौलिक अधिकार नहीं है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि यह संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि संविधान के किसी अनुच्छेद में यह पड़ा हुआ है, लेकिन यह आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, चले आगे। अब देखिए, ये तो मैंने बात कर ली कि 14 से लेकर 18 तक समानता की बात की गई है। 19 से लेकर क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आ जाएगा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी इन फंडामेंटल राइट फ्रॉम, लिख देगा ए ऑप्शन आर्टिकल 14 टू 22, बी आर्टिकल 18 टू 22, सी आर्टिकल 14 टू 18, डी आर्टिकल 15 टू 18। तो आंसर क्या है? आर्टिकल 14 से 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। ठीक है, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है, अब मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आपको यहां पर लिख के नहीं दिखाया मैं, आप सुनिए उस चीज को, सुनिए याद हो जाएगा इसे। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कानून के समक्ष सभी की समानता और कानून का समान संरक्षण
यह सभी को मिला हुआ है, यह है अनुच्छेद 14। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कानून सभी के लिए समान रूप से कार्य कर रहा है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो अब कुछ एक्सेप्शन आएंगे तब मैं उन एक्सेप्शन को बताता हूं। आर्टिकल 14 कहता है राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, का मतलब दहेज का कानून सब पर समान रूप से लगेगा। का मतलब अगर किसी अमीर ने कत्ल कर दिया और किसी गरीब ने कत्ल कर दिया तो उसको जो सजा कत्ल करने वाले को होती है वही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक्सेप्शन आर्टिकल 14 के अपवाद है, अपवाद ही पूछे जाते हैं। अपवाद क्या है? आर्टिकल 14 का अपवाद है आर्टिकल 361, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 361 आर्टिकल 14 का अपवाद एक्सेप्शन है। क्या लिखा है आर्टिकल 361 में? आर्टिकल 361 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह मुक्ति दी गई, मतलब वह आर्टिकल 14 से बाहर है। किस प्रकार बाहर है? कि किसी भी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीडिंग राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के ऊपर नहीं चलाई जा सकती जब तक वह अपने ऑफिस में है। का मतलब नहीं कि ऑफिस के अंदर बैठे थे तब तक पुलिस नहीं पकड़ेगी, बाहर आके पकड़ खींच लेगी, ऐसा नहीं है। ऑफिस में है का मतलब अपना टेन्योर जब तक वो कंप्लीट कर रहे हैं तब तक उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती। साथ में बोला गया कि इनके ऊपर राष्ट्रपति या एवं गवर्नर के, राज्यपाल के ऊपर सिविल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है, लेकिन 2 महीने का प्रायर नोटिस उनको देना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर सिविल प्रोसीडिंग चलाई जाती है उसके लिए कितने मंथ का नोटिस देना पड़ता है? तो 2 मंथ का। ठीक है। क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल सकती है जब तक कि वह अपने ऑफिस में टेन्योर में है? नहीं चल सकती। ये आर्टिकल 361 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 361 में लिखा हुआ है कि कुछ भी अगर कोई भी सांसद, एमएलए या फिर एमपी संसद के अंदर बोलता है, वह कोर्ट में, कोर्ट उस आधार पर, लालू प्रसाद यादव बोल दिए, गाना गा रहे हैं या बोल रहे हैं धड़बुड़बक, तो पता लगा हाईकोर्ट बुला रहा, आपने धड़बुड़बक कैसे बोला, संसद की आपने मर्यादा भंग कर दी। तो कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी भी सांसद या फिर एमएलए को, विधायक है उसको कोर्ट ये कहते हुए बुलाए कि आपने संसद के अंदर क्या बोला। ये आर्टिकल 361 में लिखा हुआ है कि ये छूट मिली हुई है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा जो फॉरेन रूलर्स होते हैं, जो विदेश के विदेशी शासक होंगे, जैसे अमेरिका के ट्रंप भारत पहुंचे, मैं मोटा एग्जांपल दे रहा हूं, ये इसको मतलब दिल पे एकदम मत लेके जाना। फॉरेन मतलब अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप भारत पहुंचे और मोबाइल मोटरसाइकिल चला के राजीव चौक पर या कहीं घूम रहे थे, 2-3 लोगों को चढ़ा दी मोटरसाइकिल, तो पुलिस उनको पकड़ के जेल में नहीं डाल पाएगी, क्योंकि फॉरेन रूलर्स को यह अधिकार दिया गया कि वह आर्टिकल 14 से बाहर है। इसके अलावा जितने भी यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन हैं वह आर्टिकल 14 से बाहर हैं। इसके अलावा राजदूत, एम्बेसडर आर्टिकल 14 से बाहर हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। क्वेश्चन पूछ लेता है इनमें से कौन बाहर होगा, इनमें से कौन बाहर नहीं होगा। तो मैंने बताया राष्ट्रपति बाहर है, राज्यपाल बाहर है, फॉरेन रूलर्स बाहर हैं, एम्बेसडर बाहर हैं, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बाहर हैं, और साथ में अगर आर्टिकल 31C कहीं पर एंट्री मार गया तो आर्टिकल 14 गायब हो जाएगा। अब ये आर्टिकल 31C क्या है कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी हम मोटे अक्षरों में जो बताया उसको याद रखो। ठीक, आर्टिकल 14 समझ में आ गया। आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। का मतलब आप किसी भी व्यक्ति को उसके रिलीजन, धर्म, रेस, कुल, कास्ट, जाति, सेक्स, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सबरीमाला टेम्पल कहां पर था, कहां पर है, है केरल में है, वहां पर महिलाओं को अंदर जाने से रोक रहे हैं, तो किस आर्टिकल का हनन हो रहा है? आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी व्यक्ति, पुरुष अथवा महिला को आप उसके धर्म, जाति, लिंग, कुल अथवा जन्म के स्थान पर नहीं रोक सकते कहीं जाने से। और महिला तो लिंग हो गया, तो महिला को आप कैसे सबरीमाला जाने से रोकते हैं? तो आर्टिकल 15 का हनन है।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। किसी भी व्यक्ति को आप पब्लिक प्रॉपर्टी, कुआं खुदा हुआ है और पता लगा कुआं खुदा है, उसमें पानी पीने का अधिकार, सरकारी कुआं है, सबको पीने का अधिकार है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने किसी निम्न जाति को ये कहते हुए रोक दिया, जो कि चलता है, जो कि ट्रेंड में पहले लोग करते थे कि नहीं आप नहीं हो सकते, आप निम्न जाति के हैं, तो यह गलत प्रथा है। आईएएस ने सीडीएस के एग्जाम में 2017 में पूछा कि बताइए अगर राज्य के द्वारा बनाए हुए कुएं पर किसी व्यक्ति को जाने से रोका जाता है तो वह किस आर्टिकल का हनन है, तो ध्यान दीजिएगा उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 15, ठीक है। नहीं तो वैसे लिख देगा किस फंडामेंटल राइट का हनन है, तो लिख देगा ए ऑप्शन राइट टू इक्वलिटी, बी ऑप्शन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सी ऑप्शन कुछ और लिख देगा, तो याद रखिएगा राइट टू इक्वलिटी का हनन, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत 5 आर्टिकल आते हैं, 14, 15, 16, 17, 18। ये भी याद रखिएगा कि राइट टू इक्वलिटी समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 आर्टिकल हैं, 4 नहीं है। मैथ मत लगा देना, सीधी मैथ लगा देते हैं कुछ लोग, 14 में जोड़ा 4, 18 4 नहीं है, 5 है, 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है, 17 भी है, 18 भी है, ठीक। 15 समझ में आ गया। ध्यान दीजिएगा मैंने पिछले लेक्चर में जब केशवानंद भारती केस पढ़ाया है तो मैंने बताया हुआ है कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 को जोड़ा गया। जाके देखिए वीडियो, आपको समझ में आएगा क्या बताया। आर्टिकल 15 कंप्लीट। आर्टिकल 16 कहता है, आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सर्विसेज। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सर्विसेज का मतलब हर किसी को सर्विस में, सेवा में, जो सरकारी सेवा है उसमें समान अधिकार मिलना चाहिए। तो आप कहोगे सर समान अधिकार अगर आर्टिकल 16 कहता है तो रिजर्वेशन क्यों दे रहा हूं, तो आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 कहता है, एक्सेप्शन है, आर्टिकल 16 का एक्सेप्शन है, आर्टिकल 16 का क्लॉज 4, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 आर्टिकल 16 का एक्सेप्शन है, और ये कहता है कि राज्य चाहे तो पिछड़े लोगों को आरक्षण प्रदान कर सकता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और इसी रिजर्वेशन को लेकर मंडल कमीशन केस जो कि आया था, तो याद रखिएगा मंडल कमीशन केस का ईयर है 1993, ठीक है। इसे कहा गया इंदिरा साहनी केस, ठीक है। तो हम लोगों ने 16 भी आर्टिकल देख लिया। इसके आगे देखते हैं क्या है। इसके आगे है आर्टिकल 17 कहता है, अनुच्छेद 17 कहता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब है छुआछूत भारत में पूर्ण रूप से एबॉलिश हो चुका है, खत्म कर दिया गया है। आप बोलोगे व्हाट इज अनटचेबिलिटी, छुआछूत क्या होता है, तो मैं कहूंगा मुझे नहीं आता। तो आप कहोगे क्यों नहीं आता, तो मैं कहूंगा क्योंकि संविधान ने अनटचेबिलिटी को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया, छुआछूत को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया। ना ही किसी भी अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि अगर अनटचेबिलिटी को एक्सरसाइज किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, छुआछूत को फॉलो किया गया तो क्या सजा दी जाएगी, ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं बताता, ना ही आर्टिकल 17 बताता है। तो फिर कहां से कैद की सजा सुनाई जाती है, तो आर्टिकल 17 से ही एक कानून बना जिसको बोला गया अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1995। इस कानून के द्वारा ऐसा बोला गया कि भारत में छुआछूत निषेध है, ठीक है। ध्यान रखिएगा छुआछूत का वर्णन नहीं है। आर्टिकल 18 कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का खात्मा। उपाधियों का खात्मा कि मैं नहीं लगा सकता अपने आगे कि श्री श्री 1108 बाबा प्रियांशु जी महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। या कोई अन्य व्यक्ति अपने नाम के आगे ये नहीं लगा सकता कि अला फला ढिका ये XYZ, तो नहीं ले सकता। हाँ, किसी का अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड है, डेजिग्नेशन है उसका डॉक्टर, इंजीनियर, तो वो अपने नाम के आगे ये लगा सकते हैं, एक्वायर किया उन्होंने अपने दम पर, ठीक है। लेकिन किसी भी प्रकार की उपाधि, बादशाह हो गया, मुगल बादशाह कर रहे हैं, अपने आप को कुछ और नाम से राजा धीराज कह रहे हैं, ये सब टाइटल नहीं लगा सकते, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम समानता की बात कर रहे हैं। और समानता अगर मैं अपने आगे श्री 1108 लगा दूंगा तो असमानता हो जाएगी, तो ये समानता नहीं बची, फिर मैं अलग हूँ आप अलग हुए, है ना। तो आर्टिकल 18 कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का निष्क्रियण होगा। लेकिन याद रखिएगा कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री को उपाधि नहीं माना जाता। इसलिए हाँ, ये बात अलग है कि उसको भी आप अपने प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, आप उसका गलत यूज नहीं कर पाएंगे। ये गाइडलाइन है केंद्र सरकार की कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री का गलत प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसको प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में प्रयोग नहीं किया सकता क्योंकि ये उपाधि के रूप में नहीं है। लेकिन भारत, ध्यान रखिएगा, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री उपाधि के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। साथ ही एक चीज और याद रखिए, आर्टिकल 18 कहता है कि अगर कोई फॉरेन विदेश का व्यक्ति भारत के अंतर्गत किसी कंपनी में कार्य कर रहा है
यहां से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो वह किसी अन्य देश की किसी भी चीज को लेने से पहले, अगर कोई वो स्टेटस है या कोई वो सिंबल है या फिर कोई पुरस्कार है, कुछ भी एक्वायर करने से पहले उसे राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। नंबर 2। नंबर 3 याद रखिएगा कि अगर कोई भारत का व्यक्ति किसी अन्य देश से कोई पुरस्कार हासिल करता है तो उसे राष्ट्रपति से सहमति, मतलब राष्ट्रपति से पहले अनुमोदन लेना पड़ेगा कि यह पुरस्कार ये देश हमें देना चाहता है, क्या हम इसको लें या ना लें, ये राष्ट्रपति ही बताएगा। ठीक, ये था आर्टिकल 18। तो हम लोगों ने 14 कर लिया, 15 कर लिया, 16 कर लिया, 17 कर लिया, 18 कर लिया। अब चलते हैं आगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 कहता है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन कैसी फ्रीडम है, ये आर्टिकल 19 में लिखी हुई है। कैसी फ्रीडम है? आपको फ्रीडम है, कहां पे लिखा है? आपको फ्रीडम है सम, इसको सैम पढ़ लीजिए, सैम रिसाइड्स पोलैंड। कैसी फ्रीडम है आपको? सैम SAAM रिसाइड्स पोलैंड का मतलब आपको फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, घूमने की आजादी, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता, और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कहीं पर भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये आपको फ्रीडम दी गई है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 कहता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। आपको बोलने की आजादी है, असेंबली बनाने की आजादी है, एसोसिएशन बनाने की आजादी है, मूवमेंट की आजादी है, रहने की आजादी है, और प्रोफेशन की आजादी है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है सैम SAAM रिसाइड्स पोलैंड, सैम रिसाइड्स पोलैंड। याद रखिए, ये याद रह जाएगा तो जनरली कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब मैं बोलूं 19 आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का A कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, का B कहता है असेंबली, का C कहता है एसोसिएशन, का D कहता है मूवमेंट, का E कहता है रेजिडेंस, का F कहता था प्रॉपर्टी, और G कहता है प्रोफेशन। लेकिन ये 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज F को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सी आजादी आपको दी गई है? स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। लेकिन साथ में आर्टिकल 19 के 2 क्लॉज हैं। कौन से 2 क्लॉज हैं? मैं पहले बिगाड़ देता हूं क्योंकि कुछ ज्यादा ही इधर उधर हो गया है। आर्टिकल 19 के 2 क्लॉज हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। क्लॉज 1 बताता है कि आपको कैसी स्वतंत्रता प्राप्त है, और क्लॉज 2 बताता है कि राज्य कैसे आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन, रीजनेबल, तार्किक, सीमित, मतलब आपको किस प्रकार से सीमित कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को लेकर। तो ये क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है? क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के अंदर रहकर भारत की शांति को, उसकी सॉवरेनिटी को भंग करना चाहता है, या फिर किसी अन्य देश के साथ दुर्व्यवहार, मतलब ऐसा कुछ कर रहा है जिससे अन्य देश के साथ हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं, इंटरनल पीस को खत्म कर रहा है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को खत्म करना चाहता है, तो उसके ऊपर ये फंडामेंटल राइट्स को लेकर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। नंबर 2, किसी भी व्यक्ति अथवा पुरुष को अगर एड्स की बीमारी है या फिर कुछ उसको ऐसी, मैं एग्जांपल मोटे तौर पर बता रहा हूं, तो उस व्यक्ति के मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ये आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है। नंबर 3, अगर राज्य चाहे तो अपने अंदर, मान लीजिए महाराष्ट्र राज्य है और वहां पर तंबाकू उसने बैन कर दिया या शराब बैन कर दी क्योंकि वहां के लोग शराब पीने से मर रहे हैं, तो हो सकता है महाराष्ट्र राज्य सरकार एक रेजोल्यूशन लेकर आए, प्रस्ताव लेकर आए और शराब को अपने यहाँ बैन कर दे, और हम चिल्लाते हुए जा रहे हैं कि हम तो ठेका खोलेंगे क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रोफेशन एनीवेयर इन द कंट्री, इन इंडिया। तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र को ये अधिकार है कि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा दे क्योंकि उसे अपने लोगों को बचाना है। ठीक है, तो याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो क्या इस आधार पर उसके मूवमेंट को ब्लॉक किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, यह अधिकार है। ठीक, अब चलते हैं आर्टिकल 20 की ओर। आर्टिकल 20 क्या? अच्छा हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है, ये प्रेस जो बोलते रहते हैं ध्यान से देखिए, तो ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस है
ये किसी आर्टिकल में लिखा नहीं है, ये कहां से इनकर कहां से ये आर्टिकल आया कहां से, तो ध्यान रखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए से आती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये शक्ति कहां से मिलती है इसको, तो ये शक्ति मिलती है प्रेस को, शक्ति कहां से मिलती है, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए से, ठीक। चलिए आर्टिकल 20 पर आ गए। आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 का संबंध कैसे याद करो, 20 का संबंध है 420 से, 420 ही होती है ना, और 420 क्या है, ये एक अपराध है, ऑफेंस है, ये एक ऑफेंस है आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 क्या है, आपको प्रोटेक्शन दिया गया है अगेंस्ट दी ऑफेंस। कैसा प्रोटेक्शन, ऑफेंस के अगेंस्ट कैसा मतलब प्रोटेक्शन देगा संविधान, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आर्टिकल 20 में कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आपको कुछ संरक्षण दिए गए। फॉर एग्जांपल क्या संरक्षण दिए गए, नंबर 1 पहला संरक्षण आपको दिया गया है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब कोई भी कानून अपनी नियत तिथि के पीछे जाकर लागू नहीं हो पाएगा, का मतलब है कि अगर मैं मोटे अक्षरों में समझाने की कोशिश करता हूं शायद समझ में आ जाए, का मतलब आज मैं मोटरसाइकिल लेके सड़क पे निकला, ठीक है, और सड़क पे निकला था रात के 12 बजे से पहले, 10 बजे ट्रैफिक वाले ने रोका और मेरा चालान काटा 500 रुपए, चालान से काट दिया। मैं घर पहुंचा 12 बजे के बाद और मैंने न्यूज देखी, ऑल ऑफ सडन टीवी चैनल पे आ रहा था ब्रेकिंग न्यूज, आज के बाद मोटरसाइकिल को चलाने पर चालान कटेगा, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है चालान कटेगा 100 रुपए। भाई साहब देखिए 500 रुपए, और अब न्यूज आई है 12 बजे के बाद कटेगा 100 रुपए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई साहब वापस से मोटरसाइकिल उठाएंगे रात के टाइम और घूम के जाएंगे पुलिस थाने और बोलेंगे कि हमसे 500 वसूल लिया, आज 100 रुपए हो चुका, 400 वापस लाओ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ समझ रहे हो, कोई भी कानून एक नियत तिथि से लागू होगा, उसके पीछे जाके लागू नहीं हो सकता। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नंबर 2 दूसरा कहता है नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब एक ही कानून की एक से अधिक बार, एक ही अपराध की एक से अधिक बार सजा नहीं मिल सकती। मैं मोटे अक्षरों में फिर से समझाता हूं, मान लो मुझे फांसी की सजा हो गई, मैं तख्ते पे टंगा और तख्ते पे टंगने के बाद मेरे को फांसी लगाई गई, मैं बच गया। अगर मैं बच गया तो मुझे उस ही अपराध की फिर से सजा नहीं सुनाई जाएगी, ये माना जाएगा कि मुझे नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक रूप से मुझे जस्टिस मिल चुका है। शायद आप इसीलिए पढ़ते हो लिखा रहता है हैंग टिल डेथ, मृत्यु तक टांगे रखो जब तक मर ना जाए। तो अब ये मत कहना सर अगर रस्सी पकड़ ले तो, ये मतलब हाथ बांधे जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मत सोचना, ऐसे क्वेश्चन सोचने लगो। तो ये हो गया नो डबल जियोपार्डी। और अंतिम है थर्ड कहता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मैं 20 का बता रहा हूं, 20 के अंदर क्या लिखा हुआ, पहला लिखा है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा लिखा है नो डबल जियोपार्डी, और तीसरा लिखा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। का मतलब मुझसे नहीं पूछते सरकार, भाई न्यायालय क्या कहता है सबूत दो, तो सबूत मुझसे, मैं अगर अपराधी हूं तो मुझसे सबूत नहीं मांगे, भाई बताओ चाकू का फेंक क्या, ये तो मेरी स्वेच्छा में बता दूंगा, मतलब है, लेकिन मेरे को सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि अपना सबूत स्वयं दो, ठीक है। ये बात अलग है, 3rd डिग्री और 4th डिग्री अपनाकर पता कर लेते हैं सब कुछ, लेकिन किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ मतलब नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मैं मेरे खिलाफ सबूत नहीं बन सकता कि हाँ मैंने किया है, जज साहब हमने कत्ल किया है, जज साहब कह रहे कत्ल तो किया है, पता लगा तो माइंड तुम्हारा सही ही नहीं है, पता लगा तो पागल होकर बोल रहे हो कत्ल किया है, और किया ना हो तो हम तो चिल्लाए जज साहब ने कत्ल किया सजा दो, तो जज साहब पूछते हैं कौन चार्जशीट बनाया है, क्या सबूत मिला, क्योंकि मैं अपने खिलाफ अपना सबूत, मैं खुद का सबूत नहीं बन सकता, कोई और सबूत दे सकता है। तो इसका मतलब है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। ध्यान दीजिएगा, खून लेना, ब्लड लेना या आपका थंब इंप्रेशन लेना, ये सेल्फ इनक्रिमिनेशन की परिभाषा में नहीं आता। आईएएस में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग 20 पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 20 क्या है, आर्टिकल 21 कहता है, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दैविक एवं दैहिक स्वतंत्रता आपकी कैसी, दैहिक स्वतंत्रता आपकी कैसी है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो कैसे याद रखेंगे इस आर्टिकल को, आपकी दैहिक स्वतंत्रता कैसे मिलेगी आपको, याद रखिएगा 21 साल की उम्र में जनरली भारत में मानक उम्र है मेल की शादी करने की 21 साल और फीमेल के 18 साल।
और 21 साल के बाद जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ना, पर्सनल लिबर्टी पर्सनल नहीं रह जाती, वो लिबर्टी गई। तो याद रखिए 21 साल की उम्र में शादी, पर्सनल लिबर्टी छिन गई, तो आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, दैहिक जीवन की स्वतंत्रता है आपकी। तो ये क्या स्वतंत्रता है? इसका मतलब है हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को हेल्थ का अधिकार है, राइट टू हेल्थ का अधिकार है, हर व्यक्ति को स्वच्छता के साथ रहने का अधिकार है, हर व्यक्ति को राइट टू लिव इन नॉइज पॉल्यूशन फ्री एरिया, हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण एरिया में रहने का अधिकार है, हर व्यक्ति को पॉल्यूशन से, मतलब एयर पॉल्यूशन ये सब हो रहा है इससे बच के रहने का, ये नहीं होना चाहिए, उसको अधिकार है कि वैसी जगह पर रहे। तो ये सारे अधिकार दिए गए हैं, लिखा हुआ है जेल के अंदर रह रहे व्यक्ति को भी ह्यूमन राइट्स, उसके मानवाधिकार का अधिकार है, उसको मानव अधिकार जो होते हैं वो मिलने चाहिए, स्वच्छ जगह सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ये 21 में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लेकिन इससे इन्फर किए गए राइट कौन से? राइट टू हेल्थ, राइट टू सैनिटेशन, राइट टू नॉइज फ्री पॉल्यूशन एरिया, ऐसे सारे राइट, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड से ये सारे अधिकार आर्टिकल 21 से लिए गए, इन्फर किए गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आईएएस 2019 में 2019 से 18 में क्वेश्चन पूछा कि राइट टू मैरिज, शादी का अधिकार आपका किसके अंतर्गत आएगा? तो ये शादी का अधिकार भी आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, स्वतंत्रता है आपको शादी करने की, भगा के नहीं, शादी करने से स्वतंत्रता, भगा के भी कर लेते हैं बात हमारे। चलिए आगे, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या? आर्टिकल 22 कहता है कि अगर आपके घर पुलिस आती है तो आपको कुछ संरक्षण प्रदान किए गए हैं। अगर आपको डिटेन किया जाता है, आपको पकड़ा जाता है, आपको कैद किया जाता है, पुलिस आपके घर आती है, तो अधिकार है आपके पास, पहला अधिकार, पुलिस को आपको पकड़ने से पहले आधार बताना होगा। नंबर 2, पुलिस आपको पकड़ने के बाद 24 आवर के अंदर किसी न किसी मजिस्ट्रेट के सामने उसे आपको न्यायालय में पेश करना होगा। नंबर 3, पुलिस अगर मजिस्ट्रेट ने कहा मान लो कि हम आपको 5 दिन की रिमांड देते हैं इस व्यक्ति के लिए, तो 5 दिन के बाद पुलिस को एक बार पुनः रिमांड बढ़वाने के लिए न्यायालय के समक्ष पेश होना होगा। यह अधिकार दिए गए हैं एक व्यक्ति को। तो आर्टिकल 22 के बारे में करता है। आर्टिकल 22 बात करता है अरेस्ट के दौरान अगर आपको पकड़ा जाएगा तो आपको क्या संरक्षण मिले हुए हैं। एक एक कीवर्ड याद रखिएगा, आर्टिकल पूरा निकल के आता है, याद हो जाता है। ठीक है, अरेस्ट के दौरान क्या संरक्षण मिलेगा आपको? पहला कि आपको पुलिस अगर पकड़ने आएगी तो आधार बताना पड़ेगा, ये बात अलग है, वो बताती नहीं है। दूसरा, ये अधिकार दिया गया है कि अगर पुलिस ने आपको पकड़ा तो वो 24 आवर के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। ये बात अलग है, इसमें लिखा हुआ है, इस क्लॉज में लिखा है कि पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी एक्सक्लूडिंग दी ट्रेवलिंग टाइम, जो आपने ट्रेवल किया है टाइम उसको हटा के, ये वही समय होता है जब पुलिस मारती है गिरा के। ठीक। और तीसरा कि अगर पुलिस ने न्यायालय के सामने आपको एक बार पेश किया और न्यायालय ने अगर 5 दिन की रिमांड दी तो 5 दिन के बाद पुलिस को एक बार पुनः न्यायालय के सामने जाना पड़ेगा रिमांड भरवाने के लिए। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती तो उसे आपको छोड़ना होगा। ठीक, तो इसका मतलब अरेस्ट और डिटेंशन की बात की गई है आर्टिकल 22 में। ठीक, अब डिटेंशन किसी को कैद करना भी 2 तरीके से होता है। अब इसके कभी और चर्चा करेंगे। प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आज फिर पार्ट 2 में करेंगे प्यार से। आर्टिकल 23 क्या है? अब अच्छा, हमने स्वतंत्रता की बात खत्म कर दी, हमने समानता की बात खत्म कर दी, तो मेरे ख्याल से मैं आज इन्हीं आर्टिकल तक रखता हूं, क्योंकि अगर मैं इसके आगे चला जाऊंगा तो शायद ये बोझ बन जाए। बहुत ज्यादा बोल दिया है। मैं आर्टिकल 14 बोल चुका हूँ, 15 बोल चुका हूँ, 16 बोल चुका हूँ, 17 बोल चुका हूँ, 18, 19, 20, 21, 22, 6 आर्टिकल में कंटिन्यूसली बोल चुका हूँ। काम क्या है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, तो आप बस एक काम करना, आप अपनी इस वीडियो को थोड़ा स्लो करिएगा। फीचर होता है YouTube के अंदर, नहीं अगर फीचर होता है तो कान में ईयरफोन लगाइए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको एज सच ना सही तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट वाइज में किताब से मिलाते हुए लिख लीजिए अपने पेजेस में। तो क्या होगा कि आर्टिकल 22 तक आपको भूले नहीं भूलेगा, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं 22 के आगे बता देता हूं, जो ये मैं कल कवर करूंगा, 23 से लेकर 28 या 30 तक कल मैं कवर कर दूंगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको फंडामेंटल राइट के संबंध में पता होने चाहिए वो ये, जैसे कि मैंने पढ़ाया 19 में आर्टिकल आपको बता चुका हूं, लेकिन 19 आर्टिकल में एक अपवाद है। ये क्या अपवाद है, ध्यान दीजिएगा। अगर नेशनल इमरजेंसी लागू होगी, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है? आर्टिकल 352 में लिखा है राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा उन दशाओं में
अनुच्छेद 19 को ऑटोमेटिकली सस्पेंड होना होगा। फिर से बोलता हूं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः सस्पेंड हो जाता है, ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है। अब आप कहोगे व्हाट इज राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह खुद से अपने, उसको लग रहा है कि युद्ध होने वाला है, मतलब वह खुद से या फिर कैबिनेट की रिकमेंडेशन से। अच्छा, कुछ यहाँ पर पेंच हैं, कुछ पेंच हैं जिनको हम जब राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे, लेकिन अभी मोटे अक्षरों में समझते हुए चलते हैं कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह कैबिनेट की रिकमेंडेशन पर 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कौन से 3 आधार हैं? पहला, या तो युद्ध हो चुका हो या फिर युद्ध होने की संभावना हो। दूसरा, नंबर 2, या तो बाहरी संघर्ष एक्सटर्नल एग्रेशन हो चुका हो या होने की संभावना हो। और तीसरा, आर्म्ड रिबेलियन, या तो सैनिक सशस्त्र विद्रोह हो चुका हो या फिर होने की संभावना हो। इन दशाओं में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कुछ सुनने वाले कहेंगे कि सर ने कुछ गलत बोल दिया। मैंने बोला कुछ पेंच हैं जो मैं विस्तार से राष्ट्रीय आपातकाल में जरूर बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लग सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाएगा, कैबिनेट की लिखित रिकमेंडेशन पर लिखकर देना पड़ेगा कैबिनेट को। और वो 3 आधार कौन से हैं? पहला, वॉर, युद्ध। दूसरा, बाहरी संघर्ष एक्सटर्नल एग्रेशन। और तीसरा, सैनिक या फिर सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन। इन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, आर्टिकल 19 खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। और एक शर्त और लगाई हुई है, ध्यान से सुनिएगा, एक शर्त और लगी हुई है कि अगर भारत देश में राष्ट्रीय आपातकाल इस आधार पर लगाया जाता है, कौन सा आधार है ये? आर्म्ड रिबेलियन या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है, तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। फिर से बोलो, अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है, आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर लगाया जाता है, तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, इन 2 आधारों पर, युद्ध या फिर बाहरी संघर्ष के आधार पर लगाया जाता है, तो आर्टिकल 19 को स्वतः समाप्त होना होगा। ऐसा आर्टिकल 358 में लिखा है। समझ में आ गया? नहीं आया तो पॉज करना, वापस जाना, फिर सुनना। ठीक, एक बात याद रखिए, किसी भी दशा में चाहे वो इमरजेंसी लगी हो चाहे कुछ भी लगा हो, आपके 2 मौलिक अधिकार कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। कौन से मौलिक अधिकार हैं? आर्टिकल 20 और 21 किसी भी दशा में सस्पेंड नहीं होंगे, चाहे कुछ भी होता रहे देश में। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। सीआरपीएफ या असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, सीएपीएफ का, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, रिसेंटली पूछा गया कि कौन से मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं होते। ऑप्शन कैसे लिखता है? ऑप्शन लिख देगा, ए ऑप्शन 20-21, बी ऑप्शन 21-22, सी ऑप्शन 19-20। तो अभी तो मजा आ रहा होगा कि अरे 20-21 तो यूं याद है, यूं याद है, लेकिन जब ऑप्शन लिखेंगे ना तो फैलने के चांस ज्यादा रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन देखकर दिमाग ज्यादा चकराता है, सिग्नल तो सबको याद रहता है, तो याद कर लीजिए, रट्टा लगा लीजिए, किसी भी दशा में 20 और 21 आर्टिकल सस्पेंड नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने आज जहां तक पढ़ लिया वहां तक बता दिया। इसके आगे करेंगे फंडामेंटल राइट पार्ट 2 में, और उसको और अच्छे से आगे से समझना शुरू करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और लोगों तक भी पहुंचे जानकारी। और इसके साथ ही अगर आप ज्यादा देखेंगे, कमेंट अच्छे करेंगे, नीचे लिखेंगे कि सर मजा आ रहा है, समझ में ज्यादा अच्छा आ रहा है, तो मैं और कोशिश करूंगा अच्छे से। कल आपका वही दैनिक जीवन जीना शुरू हो जाएंगे। आज एक ही वीडियो आया है, कल से फिर वही करंट अफेयर आरओ और बीई और पीसीएस के लिए, साथ में अन्य जो 10 बजे सुबह आता है एक लेक्चर करंट अफेयर से संबंधित रहता है, वो कल आएगा। फिर दोपहर में वही माता मुद्दा का तीसरा भाग, और शाम को वही क्रैश कोर्स करंट अफेयर का। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।